क्या यूँ नई क्लास और ये एनटीए नेट में लगी कहानी है राजा निर्बंसिया। किसकी है? किसने लिखी है? कमलेश्वर ने। तो देखिएगा, स्टार्ट करती हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसका विषय है ना, विषय पूछे आपसे तो संदेह के उपरांत बिखराव की कहानी है। ये कहानी आधुनिक जीवन की उन विसंगतियों की तरफ इशारा कर रही है जो समाज के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। एक साथ दो कथा समानांतर रूप से चलती हैं। पहले मैं इसका है ना इम्पोर्टेंट फैक्ट बता के और फिर कहानी पढ़ूंगी, तो आप थोड़ा धैर्य रखना। चलिए, अब इसमें पात्र आपसे पूछे तो जगपति चंदा का पति है। चंदा है वो जगपति की पत्नी है। दयाराम है वो जगपति के रिश्तेदार का दूर रिश्ते का भाई लगता है। और बच्चन सिंह है वो कस्बे में अस्पताल में क्या है? कंपाउंडर है। राजा निर्बंसिया और उसके एक रानी की कहानी है जो समानांतर रूप से चल रही है। अगर आपसे शैली पूछे तो किस्सा गोई शैली का प्रयोग किया गया है। भटियारिन होती है जो राजा निर्बंसिया की रानी ही भटियारिन बनकर राजा निर्बंसिया से मिलने आती है। प्रयोगधर्मी कहानी है। राजा निर्बंसिया में कुल कितनी कहानियां हैं? 19। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, इसमें कुल 19 कहानियां हैं। अब लक्ष्मी चंद जैन ने सुझाव दिया था, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि राजा निर्बंसिया और कस्बे का आदमी ये क्या था, दोनों साथ प्रकाशित हुई थी। अब भी जो राजा निर्बंसिया इसमें तो 7 कहानियां हैं और कस्बे का आदमी है इसमें 12 कहानियां हैं, तो 12 + 7 19। तो देखिएगा, पहले ये कहानी देखो, बाद में दूसरा पार्ट देखते हैं। जैसे देवी की माँ, पानी की प्राचीर, धूल उड़ जाती है, सुबह का सपना, मुर्दों की दुनिया, आत्मा की आवाज और राजा निर्बंसिया। तो इसको थोड़ा कोडिंग यूज करके करो। एक राजा होता है, वो क्या होता है, देवी माँ के मंदिर में जाता है और वहाँ उसको तस्वीर दिखती है माता की। जब माता की तस्वीर दिखती है तो वो देखता है कि क्या कोई चमत्कार हो रहा है, तो चारों तरफ धूल उड़ती है। चारों तरफ धूल जब उसको उड़ती हुई दिखाई देती है, लेकिन क्या होता है जब ये उठता है सुबह सुबह तो इसको लगता है कि ये तो सपना था, मैं तो मुर्दों की दुनिया में पहुंच गया था। और इसको लग रहा था कि ये जब मैं देवी माँ के मंदिर में गया, वहाँ तस्वीर देखी, चारों तरफ धूल उड़ रही, जब सुबह उठा तो ये सपना हुआ। अब जब सपना दिखा तो उसने कहा कि यार कहाँ मैं मुर्दों की दुनिया में पहुँच गया, वहाँ मेरे को आत्मा की आवाज़ भी सुन रही थी। ये सब किसके साथ हो रहा था? राजा निर्बंसिया के साथ। अब देखिए 12 कहानियाँ। 3 दिन पहले की रात, गर्मियों के दिन, भटके हुए लोग, चाय घर, खींच से, इंसान और हैवान, गाय की चोरी, नौकरी पेशा, सच और झूठ, बेकार आदमी, थानेदार साहब, कस्बे का आदमी। तो इसको भी कोडिंग से याद करते हैं। देखो, 3 दिन पहले की रात की एक कहानी होती है और गर्मियों के दिन थे। अब क्या हुआ, गर्मियों में क्या होता है भाई, सबको गर्मी लगती है तो लोग क्या करते हैं, भटकते रहते हैं, इधर गए उधर गए। अब जब भटकते हैं तो कई बार बैठ जाते हैं एक जगह। जब एक जगह बैठ जाते हैं तो चाय पीते हैं और एक दूसरे को खींचते हैं, गुस्सा करते हैं। और गुस्सा भी किस तरह से करते हैं, जैसे इंसान हैवान बन गया, इंसान हैवान बन गया। अब हैवान जब वो बनता है तो गाय की चोरी कर लेता है, यही उसका नौकरी पेशा बन जाता है। और ये नौकरी पेशा इतना बढ़ जाता है कि सच को झूठ में बदल देता है। इसलिए तो इंसान क्या होता है, बेकार आदमी बन जाता है। और फिर थानेदार साहब के पास जाता है, कहते हैं देखो इस कस्बे के आदमी इतने गिर गए कि गर्मियों की रात में पहले तो भटकते हैं, फिर चाय घर में चले जाते हैं और फिर खींचे से है इंसान से हैवान बन गए। अब हैवान हुए तो गाय की चोरी की, यही उनका नौकरी पेशा हो गया, सच को झूठ में बदल दिया, सब बेकार आदमी हो गए थानेदार साहब, अब हम क्या करें। तो ये इनकी कोडिंग थी। अब चलिए आगे। अब आपसे पूछेगा कि कमलेश्वर, इनका 1932 में जन्म हुआ और मैनपुरी में हुआ, ये यूपी में पड़ता है, यूपी में पड़ता है। अब राजा निर्बंसिया 1957 की है। कस्बे का आदमी 1958, खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, ये कहानी संग्रह है इनकी। बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002। तो इसको भी कोडिंग से करवा देती हूँ। एक राजा था निर्बंसिया, वो एक कस्बे में रहता था। उसको ऐसा लगता था कि मेरी दिशा खोई हुई है, मेरी दिशाएं खोई हुई है। और वो ये करता था कि अपनी दरिया में चला जाता था, दरिया का नाम था मांस का दरिया। और फिर वहाँ पे अपना बयान करता था कि मेरे को आज़ादी मुबारक हो 2002 में। तो ये रट लेना, ये इम्पोर्टेंट रचना है। राजा निर्बंसिया 1957, कस्बे का आदमी 1958,
खोई हुई दिशाएं 1963, मांस का दरिया 1966, बयान 1973, आज़ादी मुबारक 2002। अब अन्य रचनाओं में इनकी आ जाती है जिंदा मुर्दे, आगामी अतीत, डाक बंगला और काली आंधी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा देख लेना। अब आगे देखिए, अब मैं कहानी पढ़ती हूँ। एक राजा निर्वंशिया थी, माँ कहानी सुनाया करती थी। उसके आसपास 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गोरों पर चढ़ाने के लिए उत्सुक से बैठे थे। तो ध्यान रखना, कितने बच्चे? 4-5 बच्चे। और किस पर फूल चढ़ा रहे थे? गोरों पर। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता है, उसी चौक पर मिट्टी की 6 गोरे रखी जाती है। कितनी गोरे रखी जाती है? 6। ध्यान रखना, जिनमें से ऊपर वाली के बिंदिया और सिंदूर लगता है, बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती हैं। ऊपर वाली की लगती है क्या? सिंदूर और बिंदी। एक और दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती है। मंगल घट रखा रहता है जिस पर रोली किसे साथ बनाया। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनाने की सहज स्थिरता उभर आती है। एक राजा निर्वंशिया थे, माँ सुनाया करती थी। उसके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना काम काज देखते थे, कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। राजा के एक लक्ष्मी सी रानी थी, चंद्रमा सी सुंदर और राजा को बहुत प्यारी थी। राजा राजकाज करते देखते और सुख से रानी के महल में रहते। मेरे सामने मेरे ख्याल का राजा था, राजा जगपति। अब ध्यान दीजिएगा, तब जगपति से मेरी दांत कटी दोस्ती थी। दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते, दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निभती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया। ध्यान दीजिए, ये मैट्रिक पास था। स्वयं लेखक कह रहा है ये चीज। और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर थे। ये ध्यान रखना, जो जगपति था ना, वो क्या था? कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर थे। मुहर्रिर वेरी इंपॉर्टेंट। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई, पर ऐसी हुई कि लोगों ने तमाशा बनाना देहा चाहा। लड़की वालों का कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी, ब्याह हो जाएगा और 7वीं भावर तक पड़ेगी। जब पहली विदा की शायद होगी तभी लड़की अपनी ससुराल जाएगी। जगपति की पत्नी थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी थी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ है ना, जगपति की जो पत्नी है उसको थोड़ा बहुत पढ़ी लिखी बताई गई है। पर घर की लीक को कौन मेटे, बारात बिना बहू के वापस गई। लड़के वालों ने तय किया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाए, चाहे कानी लूली से हो, पर वह लड़की अब घर में नहीं आएगी। लेकिन साल खत्म होते होते सब ठीक हो गया। लड़की वालों ने माफी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल आ गई। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया हो। सास ने बहू की बलाइयां लेकर घर की सब चाबियां सौंप दी। गृहस्थी का दंग बार बार समझा दिया। जगपति की मां ने जाने कब से आस लगाई बैठी थी, उन्हें आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय कटने लगा। दोपहरियां दूसरों के घर आंगन में बीतने लगी। पर अब ध्यान दीजिएगा, सांस का रोग था किसको? जगपति की मां को। उन्हें एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया, बेटा जगपति बड़े लाड़ प्यार से पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे, देखो इसके पिता नहीं थे, ध्यान रखना, इसकी माँ थी लेकिन उसको भी सांस का रोग था और इसके पिता नहीं थे, जगपति के पिता नहीं थे। तब से इनके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही। अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा, जगपति किसी लायक हुआ तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की जो तुम्हें विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुम्हार खड़ा कर दिया। अब विदा करवाना ना कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने की आड़ लेकर रंग में भंग कर दे। अब बेटा इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। दोनों सास बहुओं में यहाँ बातें चल रही हैं। अब देखिए आगे। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला, कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उन्हें सौंपकर सदा के लिए मौन हो गई। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतजार करने के बाद वे गोद में न खिला पाई। वेरी इंपॉर्टेंट, कितने वर्ष उसने इंतजार किया? 4 वर्ष।
यही सोचकर कि कुल देवता का अंश तो उन्हें जीवन भर पूजने को मिल गया था, घर में चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती थी, अपनापा बरसता था। उसे लगता है जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेगी। घर की सब कुंडियों की खनक उसके कानों में बस गई, हर दरवाजे की चरमराहट पहचान बन गई थी। एक रोज राजा आखेट को गई। माँ सुनाती थी, ध्यान रखना माँ क्या सुनाती थी कि एक रोज जो राजा थे वो आखेट को गए। राजा आखेट को जाते थे, वे 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे। कितने? 7वें, ध्यान रखना। उस दफा गए तो 7वां दिन निकल गया पर राजा नहीं लौटे। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली। वो किसको साथ लेके जाती है? ध्यान रखना, मंत्री को साथ ले जाती है। यहाँ आपको प्रूफ कह देगा राजा को, ओ भाई किसी सिपाही को लेके जाती है, किसी और को लेके, थानेदार को लेके जाती है, यहाँ मंत्री को लेके जाती है। इसी बीच जगपति की को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना था। उसके दूर रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ लेगा किसकी शादी थी? दयाराम की। कहा गया कि 10वें दिन जरूर वापस लौट आए। किस दिन? 10वें दिन। पर छठे दिन ही खबर आ गई। अब यहाँ छठे दिन खबर आ गई कि बारात घर लौटते पर दयाराम के घर डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी। किसने? मुखबिर ने। लड़की वालों ने दयाराम का घर सोने चांदी से पाट दिया और आखिरी पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोग जगपति भी चलने वाला था। उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता। डाके वालों ने जब बंदूक चलाई तो सबकी घिघी बंद गई। जगपति और दयाराम ने छाती ठोककर लाठियां उठा ली। घर में कोहराम मच गया। फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाजा टूट चुका था पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाक लगाई, ये हवाई बंदूकें ठेले पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। पर दरवाजे पर ताड़ ताड़ टूटते रहे और अंत में एक गोली जगपति की, ध्यान दीजिएगा, अंत में एक गोली जगपति की जांग को पार करती हुई दूसरी जांग के कुल्ले में समा गई। वेरी इंपॉर्टेंट। चंदा रोती कलपति और मनोतियां मांगती। जब वहां पहुंची तो जगपति अस्पताल में था। दयाराम की थोड़ी सी चोट आई, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। जगपति की देखभाल के वही अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियां बनाई थी उन्हीं में चंदा को रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गांव 4 कोस पड़ता था। वेरी इंपॉर्टेंट। देखो दयाराम का जो गांव था ना वो कितने कोस पड़ता था? 4 कोस। इंपॉर्टेंट है। दूसरे तीसरे वहां से आदमी आते जाते रहते थे। जिस सामान की जरूरत थी पहुंचा जाते। पर धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं। जांग की हड्डी चटक गई और कूल्हे में ऑपरेशन से 6 इंच का गहरा घाव था। वेरी इंपॉर्टेंट। कितने इंच का? 6 इंच का। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, आपसे पूछ लेगा। अब ध्यान दीजिए, कस्बे का अस्पताल था। कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल रखते। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए था या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने, रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज की नब्ज तक संभालते थे। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों की सिर्फ 6-7 खाटें थी। ध्यान रखना, कितनी खाटें थी? 6-7। मरीजों की कमरों से लगा दवा बनाने का कमरा था। उसी में एक आराम कुर्सी थी और नीचे मेज। उसी कुर्सी पर बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बच्चन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते थे। अस्पताल में या तो फौजदारों के शहीद आते जाते या गिर गिरा के हाथ पैर तोड़ लेने वाले एक आध लोग। छठे छमा से कोई औरत दिखाई देती थी। उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। कभी कोई बीमार पड़ती ही तो घर वाले हाल बताते। 8-10 रोज की दवा एक साथ ले जाते और फिर जीने मरने की खबर तक न मिलती। उस दिन बच्चन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उसके आने में और पट्टी खोलने में कुछ ऐसी लापरवाही है जैसे गलत बंदी पट्टी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसकी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी है। वहां और रोगियों से बात करता जा रहा है। इधर उधर देखता भर रहा हो, जैसे इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपना काम करने लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह कर्रा उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला सोखे अपनी भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी।
जगपति एक बारगी मछली सा तड़क कर रह गया। बच्चन सिंह की अंगुलियां थोड़ी सी थरथराई, फिर उसकी बाहें पर ट्रप से चंदा का आंसू चू पड़ा। किसकी बाहें पर? बच्चन सिंह। बच्चन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठुराई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छू लिया। ये लाइन है ना, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। आहो, कराहो, दर्द भरी चीखों और चटकते शरीर से जिस वातावरण में रहते हुए वह बिल्कुल अलग सा था। फोकों के पके आम सा दबा देता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन में जिस दर्द का एहसास उठ गया वह उसे आज फिर हुआ और बच्चे की तरह फूक फूक पर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे से निगाह उठाकर देखते हुए फुसफुसाया, चे चे, रोगी की हिम्मत टूट ही जाती है ऐसे। पर जैसे यह कहते कहते उसका मन खुद अपनी बात से उचट गया। यही बेपरवाही तो चीख और कर रहा हूं कि एक सारता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ाने की कर्तव्यनिष्ठता से नहीं। जब तक यह गांव की मर्रम पट्टी करता रहा तब तक इन्हीं दो आंखों की करुणा उसे घेर रही। और हाथ धोते समय वह चंदा की उन चूड़ियों से भरी कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बच्चन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। यहाँ उसकी नीयत थोड़ी गलत हो जाती है। दवा खाने की ओर जाते हुए उसे चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जांग का घाव तो 10 रोज में भर जाएगा, कुल्ले का घाव कुछ दिन जरूर लगेगा, अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। देखो यहाँ जांग के लिए कितना बोला है? 10 रोज के लिए, और इसमें कुल्ले के घाव के लिए बोला है कि कुछ टाइम लगेगा। दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि मुर्दों को चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती। फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती तो दवाइयाँ? चंदा ने पूछा। आ तो सकती है, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है उनमें। बच्चन सिंह ने ये बात कही है। चंदा चुप हो गई। बच्चन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयाँ सो कहीं न कहीं इंतजाम करके ला दूंगा। महकमे से मंगवाएंगे तो आते महीना लग जाएंगे, शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा, ताकत की दवाइयों की बड़ी जरूरत है, उन्हें अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया। चंदा से कृतज्ञता भरी नजरों से उसे देखा और उसे लगा जैसे आंधी में उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल रहा हो। आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई। उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पोरों से दबाती रही। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ चला। बच्चन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरों में एक कोने में रख गया। क्या लाया बच्चन सिंह? एक लालटेन लेके आया। किसकी? तेल की लालटेन, ध्यान रखना। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते हुए धीरे से कहा, देखो यहाँ से ध्यान रखना, कंपाउंडर साहब कह रहे हैं। और इतना कहकर वह जगपति का ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर से बोला, कुछ ताकत की दवाई तुम्हारे लिए जरूरी है, मैं जानता हूं, पर अब यहां ध्यान देना। देखो चंदा, जगपति क्या कह रहा है? चंदा को कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं, हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की। तुम तो देखा जाएगा, कंपाउंडर साहब इंतजाम कर देंगे, मैं उनसे कहूंगी। अब उनसे मैं कहूंगी। मैं नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाए, इसमें तो तुम नहीं जानती। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना इस लाइन को, ये पूछ सकता है आपसे। ये जगपति कह रहा है, तुम नहीं जानती, कर्ज कोड का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा। अब देखिए आगे। और तीसरे रोज जगपति के सिरा ने कई ताकत की दवाई रखी थी। चंदा की ठहरने वाली कोठरी में उसके लेटने के लिए खाट भी पहुंच गई। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से लड़ रहा हो। चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा है, सबसे ऊपर सहायता करने वालों की दया से जूझ रहा है। चंदा ने देखा तो ये सब सह न पाई। उसके जी में आया कि वह कह दे, क्या आज तक तुमने
कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए, पर वह तो खुद तुमने लिए थे और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठ पौरुष तिल मिलाकर जाग पड़ा। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गहराई थी, वह चंदा के मन में चोर की तरह घुस गई और बड़ी स्वाभाविकता से उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, ये दवाई किसी की मेहरबानी नहीं, मेरे हाथ का कड़ा बेचने को दिया है, उसी में आई है। ये बात चंदा कह रही है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वो क्या कर रही है, देखो। मुझसे पूछा नहीं है, और जगपति ने कहा और जैसे खुद मन की कमजोरियों को दबा गया। कड़ा बेचने से तो अच्छा था कि बच्चन सिंह की दयाई ही ओढ़ ली जाती, और उसे हल्का सा पछतावा भी था कि नाहक वो में बड़ी बड़ी बातें कहा जाता है, ज्ञानियों की तरह सीख देता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई तो कहते कहते ये बात दबा गई। बच्चन सिंह ने उसके लिए एक खाट का इंतजाम भी कर दिया है। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवा खाने की ओर चली गई, जहाँ बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की रोशनी में लेटा था। जगपति का व्यवहार चंदा को लग गया था, ध्यान दीजिए, यहाँ उसको थोड़ी भनक इस चीज़ की लग गई थी। और यह भी कि वह क्यों बच्चन सिंह को एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कारण उसे कमरे की मेज, कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वैसे कमरा अंधेरा ही पड़ा था, क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने व्रत में अधिक प्रकाशवान होकर कोने के अंधेरे को और भी घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतरता पतला हो गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो, जिसमें पड़कर वह नीचे धंसती चली जा रही है। नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन, पाप। बच्चन सिंह अवाक ताकता रहेगा और चंदा ऐसे वापस लौट पड़ी जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिल गई हो। बच्चन सिंह के सामने क्षण भर में सारी परिस्थितियां कौंध गई। उसे वहीं से बहुत संयत आवाज में जबान को दबाते हुए जैसे वायु में स्पष्ट ध्वनित कर दिया, चंदा। वह आवाज इतनी बेआवाज थी और निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक थी कि उसकी खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था। उसकी काली परछाई की परिधि जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वर्त में समेट लेती, दूसरे क्षण मुक्त कर देती। दवाखाने का लैंप सहसा भभक कर रुक गया और मरीजों के कमरे में एक कर्राए की आवाज दूर तक मैदान के छोर तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी तो वापस क्यों चली जा रही हो? चंदा चुप। और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ का सोने का कड़ा धीरे से उसकी ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए भी यह काम आवश्यक था। बच्चन सिंह ने सारी काया को एक बार देखते हुए अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई से लंबे लंबे बाल थे, जिसकी भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे से बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। अब ध्यान से देखना। चंदा ने प्रश्न भरी नजरें उसकी ओर उठा दी। उसने झांकते हुए अपने हाथ से उसकी कलाई पकड़ते हुए उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर चल दिया। कालिक बुरी तरह बढ़ गई और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी होती। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। दोनों लौट गए थे, पर जैसे उस कालिक में कुछ रह गया था, छूट गया था। दवा खाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भभका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लो बीच में फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीर बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची और बिस्तर ठीक करने लगी तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण भर में चंदा के मुख पर अनगिनत भाव आ जाते थे, जिसमें असमंजस था, पीड़ा थी, निराशा थी। कोई अदृश्य पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई के लिए एक पश्चाताप जैसी धूमिल चमक। राजा मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटा तो देखा राजा महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। माँ सुनाया करती थी,
पर राजा को रानी का इस मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझाया कि वह तो केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को न रोक सकी। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते, दोनों के दिलों में एक बात सूल सी गढ़ती रहती। उनकी कोई संतान न थी, राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान के अभाव में उनकी लोक परलोक बिगड़ता जा रहा था और कुल मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। देखो यहाँ दो कहानियां ना समानांतर चल रही हैं, एक राजा रानी की और एक राजा निर्बंसिया की। अब आगे देखिए। दूसरे दिन बच्चन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है। वहाँ वह परसों यहाँ से चला जाएगा। कभी? परसों, ध्यान दीजिएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा। आए दिन रोग घेरे रहते हैं। बच्चन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुंचा जा रहा तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी, आखिर वह ठीक तो होगा ही, और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। देखो ध्यान, यहाँ कौन से स्थान का नाम आया? मैनपुरी। इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। पर दूसरे क्षण उसका दिल अकथ भारीपन से भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते ही उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, जरा सा बेखबर होने पर भिंध सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की रेखाएं, लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी और मन में छुपे संदेह के राक्षस बाना बदल योगी के रूप में घूमने लगे। और 15-20 रोज बाद जगपति की हालत सुधर गई। ध्यान दीजिए, कितने रोज बाद? 15-20 रोज बाद। इंपॉर्टेंट है। तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलते फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी और फिर उसी गली में तो शाम से ही अंधेरा उझरना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे किसी वनवास काटकर राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरई फीक रही थी। ध्यान दीजिए, नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरई फीक रही थी, जिसके दराजदार दरवाजे से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी जिंगला खटिया के गप्पे में कुप्पी की मध्यम प्रकाश में खसरा खसोने के बिताए मिजान लगाने मशगूल थे। जब जगपति के घर का दरवाजा खड़का तो अंधेर में उसकी चाची ने, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब उसकी चाची क्या बोलती है ये ना, ध्यान दीजिएगा। चाची ने अपने जंगले से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर से ऐलान किया, राजा निर्बंसिया अस्पताल से लौट आए हैं, कुलमा भी आई है। यहाँ पे व्यंग्य कस रही है वो। अब आगे देखिए। ये सब सुनकर घर के अंधेरे कोठे में घुसते ही जगपति हाँफ कर बैठ गया। झुंझलाकर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लालटेन जलाओ न। तेल नहीं होगा इस वक्त, जरा ऐसे ही काम। तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, न तेल होगा। कहते कहते जगपति एकदम चुप हो गया और चंदा को लगा कि आज, यहाँ इंपॉर्टेंट लाइन है, पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर गहरी चोट कर दी है, जिसकी गहराई की उसने कभी कल्पना नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात के अंदर चले गए। यह इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी। जगपति के कानों में जैसे कोई व्यंग्य कह रहा है, राजा निर्बंसिया अस्पताल लौट आए। क्योंकि उसकी चाची ने उस पर व्यंग्य कसा, तब उसको ये बुरा लगा। उसने फिर अपनी पत्नी पे कसा और चंदा के दिल में ये बात चुभ गई, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, ये बात चुभ गई। और सिरकती सिरकती चंदा न जाने कब सो गई। पर जगपति की आंखों में नींद न आई। खाट पर पड़े पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावह ऐसा जाल फैल गया। लेटे लेटे उसे लगा जैसे उसका श्वम का आकार व क्षीण होता बिंदु सा रह गया। पर बिंदु के हाथ थे, पैर थे और दिल की धड़कन थी। कोठरी का घुटा घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाएं सी अलमारियां जिनमें से बार बार झांक कर देखता था और वह सिहर उठता था। फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया। उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ाए जा रहा है, पर वह मनुष्य था। लंबा तगड़ा तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी सिराएं भी कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुल से खोल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक हो गए। उसके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर। और बड़ी तेजी से सारा कमरा एक बार की चक्कर काट गया। फिर सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती पड़ी, जान पड़ी। फिर जैसे कोशिश करने पर घिघी बन जाने के बाद उसकी आवाज फूटी, चंदा। चंदा की नरम सांसों की हल्की सरसराहट कमरे में जान
डालने लगी। जगपति अपनी पाटी का सहारा लेकर झुका, कांपते पैर उसके जमीन पर रखे और चंदा की खाट के पाए से सिर टिकाकर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा इन सांसों की आवाज में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए गड़ाए जैसे बहुत देर स्वयं चंदा के मुख पर आभा फूटकर अपने आप बिखरने लगी। उसके नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों को ज्योति मिल गई। वह मुग्ध सा ताकता रहा। चंदा के बिखरे बाल, जिनमें हाल के जन्म बच्चे के घबुआरे बालों की सी महक, दूध की कच्चाई या शरीर के रस की सी मिठास और स्नेह की चिकनाहट, और वह माथा जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम नरम से रोए रेशम से और उस पर लगाई गई सिंदूर की बिंदी सी हल्का मिटा हुआ सा आभास, नन्हे नन्हे निर्द्वंद सोए पलक और उसकी मायूसी कांटों की तरह बरौनिया और सांस में घुसकर आती हुई वह आत्मा की निष्कपट आवाज की लय, फूल की पंखुड़ी के पतले होठ, उन पर अछूती रेखाएं जिन पर सिर्फ दूध की महक, उसके सामने आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता। उसके इस मुख से अस्फुट शब्द निकल गया, बच्ची। डरते डरते उसके बालों के एक लट को बड़े जतन से उसकी हथेली पर रखा और अंगुली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंक में जाने के लिए छटपटाए। निराश होकर सो गया। उसने दोनों हथेलियों को पसार कर उसके सिर को अपनी सीमा में भरकर लेना चाहे कि कठोर चीज उसकी अंगुलियों से टकराई। वह जैसे होश में आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रुमाल बंधा उसके कुछ हाथ में आ गया। अपने को संयत करता हुआ जमीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला जैसे उसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे। अब आप यहाँ पे समझ सकते हो क्या हो गया। और तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। ये तो कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज कर रही थी, ये सब दवाइयाँ और ताकत के टॉनिक। उसने कहा ये दवाइयाँ किसी मेहरबानी नहीं, मैंने हाथ के कड़े बेचने को दिए थे। पर उसको गला बुरी तरह सूख गया, जबान जैसे तालू से चिपक कर रह गई। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर कर उठाए, पर शरीर की शक्ति बह सी गई, रक्त पानी सा हो गया। थोड़ा संयत हुआ उसने वे कड़े उसी रुमाल में लपेटकर उसकी खाट के कोने पर रख दी और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली, ध्यान दीजिए। पर क्यों? कड़े आज तक छुपाए रही। उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया और फिर से लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा है और वह एक सीख का बना ढांचा रह गया, नितांत हल्का, तिनके सा, हवा में उड़कर भटकने वाला तिनके सा। उस रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांग कर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रिर रख लिया होगा। वह रोज यही सोचता, पर जब चंदा सामने आती तो न जाने कैसी ऐसी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगता जैसे कड़े मांग कर वह चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। ध्यान दीजिए, मात्र तो भगवान ने छीन ही लिया, पर वह सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी एक स्त्री से यदि पत्नी। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। एक स्त्री से यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या है? ध्यान दीजिए, इस लाइन पे वेरी इंपॉर्टेंट। चंदा के साथ वह यह अन्याय कैसे रहे, उसकी दूसरी आंख की रोशनी कैसे मांग ले? फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन कड़े को मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वह उस लज्जा को स्वयं की उधार कर ढांपेगा? और वह उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर उधर काम की टोह में घूमता रहता। किसी से उधार ले ले, पर किसी संपत्ति पर क्या उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा? और मोहल्ले के लोग जो एक एक पाई पर जान देते हैं, कोई चीज़ खरीदते वक्त भाव में एक पैसा कम मिलने पर मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते, एक एक पैसे की मसाले की पुड़िया बंधवा कर 11 मर्तबा पैसों का हिसाब जोड़कर एक आध पैसा उधार मिन्नतें करते, सौदा कर लाते। गली में कोई खोमचे वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज़ को लड़ झगड़ कर 4 दाने ज़्यादा पाने की नीयत तो 2 जगह बंधवाते। भाव के जरा सा फर्क कर घंटों बहस करते। शाम को सड़ी गली तकरारियों की
किफ़ायत के कारण लाते। ऐसे लोगों किस मुँह से मांग कर वह उन गरीबी की ऐसा ऐसा एहसास कर ठोकर लगाई। पर उस दिन जब शाम को वह घर पहुंचा तो बरोठे में एक साइकिल रखी नजर आई। कहाँ पे? बरोठे में। भाई दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी वह आगंतुक की कल्पना न कर पाया। भीतर वाले दरवाजे पर जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गया। उसी हंसी में एक अजीब सा उन्माद था। और उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होंगे, बैठिए न 2 मिनट और, अपनी आँख से देख लीजिए। ये उन कंपाउंडर से बात कर रही है, उन्हें समझाते जाइए, तभी तंदुरुस्ती इस लायक नहीं तो दिन भर घूमना बर्दाश्त कर सके। हाँ भाई, कमजोर इतनी जल्दी नहीं से ख्याल नहीं करे तो नुकसान उठाएंगे। कोई पुरुष का स्वर था यह। जगपति असमंजस में पड़ गया। वह एकदम भीतर घुसा। इसमें क्या हर्ज है? पर जब उसने पैर उठाए तो वह बाहर बरोठे में साइकिल को पकड़ते हुए सूझ आई। वहीं से जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज को खोलता चिल्लाया, अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है? कौन मेहरबान? चंदा उसकी आवाज़ सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही थी। अपने कंपाउंडर साहब आए हैं, खोजते खोजते आज घर का पता आ पाए हैं, तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। कौन? बच्चन सिंह? अच्छा अच्छा, वही तो मैं कहूँ भला कौन, कहता जगपति पास पहुंचता और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी परिस्थिति उसने स्वीकार कर ली हूँ। बच्चन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो क्योंकि उसको पता चल गया था कि इसके और बच्चन सिंह के क्या संबंध थे, लेकिन वो क्या करता, वो मजबूर था, इसलिए उसने सारी परिस्थितियां स्वीकार कर ली। बच्चन सिंह जब फिर से आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने बहुत अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू करी। जाने कैसे कैसे आदमी होते हैं। क्यों, क्या हुआ? कैसे आदमी होते हैं? कि आदमी? जगपति ने पूछा। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में न रहते घुसकर बैठ सकते हो, तुम तो उल्टे पैरों लौट जाओगे। चंदा कहकर जगपति के मुख पर कुछ इच्छित प्रतिक्रिया देख सकने के लिए गहराई निगाह से ताकने लगी। जगपति ने चंदा की ओर देखा जैसे यह बात कहते ही कि क्या पूछती है, फिर बोला, बच्चन सिंह अपनी तरह का आदमी है, अपनी तरह का अकेला। ध्यान दीजिए। होगा, पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उसके फायदा उठा सकना जितना आसान है उतना, मेरा मतलब कि जिससे कुछ लिया जाएगा उसे दिया भी जाएगा। ध्यान दीजिए। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए कहा और चंदा उठकर चली गई। मतलब किसी से अगर आप कुछ ले रहे हो तो उसको देना भी पड़ेगा। उस दिन के बाद बच्चन सिंह रोज ही आने जाने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता। बच्चन सिंह के साथ वह जब तक रहता अजीब सी घुटन उसके दिल को बांधे रखती और तभी जीवन की तमाम विषमताएं भी उसकी निगाह के सामने उभरने लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है। बेकार यह माना कि उसने सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं है। वह भूखों नहीं मर रहा है, जाड़े में कांप नहीं रहा है, पर उसके 2 हाथ पैर हैं, शरीर का पिंजरा है। जो कुछ मांगता है और कुछ और वह सोचता है। यह कुछ क्या है? सुख शायद, हाँ शायद नहीं। वह तो दुख में भी जी सकने का आदी है, अभाव में जीवित रह सकने वाला। आश्चर्यजनक कीड़ा है तो फिर वासना, शायद हाँ शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने उस क्षणिकता को भी देखा है तो फिर धन, शायद हाँ शायद नहीं। उसने धन के लिए अपने को खपाया है, पर वह भी तो उस अदृश्य प्यास को बुझा नहीं पाया। तो फिर क्या? वह कुछ क्या जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, उपचार मांगता है, शायद काम का। हाँ बिल्कुल यही, बिल्कुल यही। तो उसके जीवन की घंटियों की निपट सूना ने छोड़े जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, आरक्षा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण। उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसकी प्रकृति आवश्यक है, पहली और आखिरी मांग। क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते हैं। वह उस घर में भी नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीने वाले होते हैं। वह उस घर में भी पैदा नहीं हुआ जहाँ जो सिर्फ काम करना जानता है। काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम करना चाहता है, काम। और एक दिन उसकी काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण ओर, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान देना है, तालाब के ऊंचे के मैदान के कौन सी तरफ? दक्षिण ओर जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई। दक्षिण की तरफ, इंपॉर्टेंट।
बोर्ड तक टक गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन हो गया और हवन भी हो गया। लकड़ी को कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाली गाड़ियों को इस कारोबार में पैर हुए। आदमियों की मदद से मोल तोल करवा के वहां गिरवा दिया। गांठें एक ओर रख दी गई, चेलों का चट्टा करीने से लगा दिया और गुद्दे चीरने के लिए भी डाल दिए गए। 2-3 गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी। भविष्य में स्वयं पेड़ खरीद कर काटने का तय किया था। बड़ी बड़ी स्कीमें बना ली थी, किस तरह जलाने की। लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बना ली। चीरने की नई मशीन लगी। कारोबार बढ़ जाने पर बच्चन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया। अब 24 घंटे उसके सामने काम। उसके समय का उपयोग है। दिन भर उसे 1 घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए किसी का पति, पर बाकी समय दिन और रात क्या करेगा। उन घंटों के अभाव को सिर्फ उसके अपना काम ही भर सकता और वह है कामदार। वह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची जमीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर वह गल्ला रखकर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों को लुढ़कता हुआ देखता तो एक निरहता बरबस उसके दिल को बांधने लगती। उसे लगता है व्यर्थ पिशाच का शरीर का टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया है और फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी और इनके रेसे रेसे अलग हो जाएंगे और तब इनकी ठठिरियों को सुखाकर किसी पैसे वाले के हाथ तक पर तोल कर बेच दिया जाएगा। और तब उनकी निगाह सामने खड़े ताक पर अटक जाती है, जिससे बड़े बड़े पत्ते पर खुर्द गर्दन वाले गिद्ध पर फड़फड़ाकर देर तक खामोश बैठे रहते हैं। ताड़ का काला गड्ढेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु में निस्सहाय कांपती भारहीन नीम की पत्तियां चकराती झड़ती रहती, धूल भरी रहती, पर लकड़ी की गड़ियों के पहियों की पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती है और बगल वाले मूंगफली के पेचे एक रस खरखराती आवाज कानों में भरने लगी। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजर कर टीले के डलाने में तालाब की निचाई में उतर जाता, जिसके गदले पानी में कूड़ा तैर कर रहता और सुअर कीचड़ में मुंह डालकर उस कूड़े को रोंदते दोपहर सिमटती शाम की धुंध छानने लगते, तो वह लालटेन जलाकर छप्पर के खंभे की कील में टांग देता। उसके थोड़ी ही देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बच्चन सिंह एक काले धब्बे की तरफ आता दिखाई पड़ता है। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। जगपति के सामने जब वह आकर खड़ा होता है तो उसे बहुत विशाल सा लगने लगता है, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता महसूस होता है। एक आध बिक्री की बात होती है, तब दोनों घर की ओर चल देते हैं। घर पहुंचकर बच्चन सिंह कुछ देर जरूर रुकता है, बैठता है, इधर उधर की बात करता है। कभी मौका पड़ता है तो जगपति और बच्चन सिंह की थाली भी साथ लग जाती है। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती है। बच्चन सिंह बोलता है, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि उसका भी बहार है और तरकारी का स्वाद भी न मरा। होटलों में तो ये मसाला ही मसाला है, सिर्फ तरकारी तरकारी है। वाह वाह, क्या बात है, क्या अंदाज है। और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती जाती है, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी न मिले तब तक पेट ही नहीं भरता। हाँ, सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका न जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा जबान पर चढ़ गया है। या इन्हीं कागज सी पतली रोटी पसंद ही नहीं आती थी, अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को तो कहे तो बनती ही नहीं है, आदत पड़ गई है और फिर मन ही नहीं करता है। पर चंदा की आंखें बच्चन सिंह की थाली पर जमी रहती है। ध्यान दीजिए, बच्चन सिंह की थाली पर जमी रहती है। रोटी निपटी तो रोटी परोसती, दाल खत्म हुई तो दाल परोसती, तो चमचा और परोसती, और जगपति सिर झुकाए खाता रहा। मतलब यहाँ उसकी पत्नी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही और बच्चन सिंह की तरफ ध्यान दे रही। सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौंक कर पानी देने को कहती, मतलब उसका ध्यान ही नहीं है उस ओर। अरे तुमने तो कुछ लिया ही भी नहीं, कहते कहते वह पानी दे देती। तब उसके दिल पर गहरी चोट लगती। न जाने क्यों वह खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दी जाती, पर वह अपने को समझा लेती, कोई मेहमान तो नहीं है, मांग तो सकते थे, भूख नहीं होगी। मतलब वो उसको ये नहीं कहती कि आप ये चीज़ ले लो। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर वह लेट रहता तो अनायास उसका दिल भरभराता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस चटक और ऐंठन पैदा करने लगे। कोई एक रंग दुखती तो वह सहलाता भी। जब सभी नसें चटकती तो कहाँ कहाँ राहत का अकेला
हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाह ताड़ के उस ओर बनी पुख्ता कब्र पर जम पड़ी, जिसके सिराने कटीला बबूल का एकाकी पेड़ सुन पड़ा रहता। जब कब्र पर एक पर्दासीन औरत बड़े लिहाजे से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ाती। किसके? बेला और चमेली के फूल। घूम घूम उसके फेरे लेती और माथा लेटकर कुछ कदम उदास उदास ही चलकर एक तेजी से मुड़कर बिसातियों के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते ही फिर एक दिया बारती और अगरबत्ती की बत्तियां जलाती। फिर मुड़ते हुए ओढ़ने का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की लो कांपती, कभी कांप कर बुझ जाती। पर उसके कदम बढ़ चुके थे, पहले धीमे थके उदास से और फिर तेजी या सदे सामान्य और वह फिर से उसी मोहल्ले में खो जाती। और तब रात की तन्हाइयों में बबूल के कांटों के बीच उस साए साए करते ऊंचे नीचे मैदान में जैसे उसे कब्र से कोई रूह निकल कर निकट अकेली भटकती रहती है। तभी ताड़ पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज में किलबिला उठते। देखो ताड़ के पेड़ का इस यहाँ जिक्र आया है। ताड़ के पत्ते भयानक से खड़बड़ा उठते, जगपति का बदन कांप जाता और वह भटकता रूह जिंदा रह जाता। इसके लिए जैसे कब्र की ईंटों में बबूल के साए तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों को पेड़ से भींचकर कंबल में मुंह छिपाता ओधा लेट जाता। तड़के ही ठेले पर लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते हैं। तब जगपति कंबल लपेटे घर की ओर चला जाता है। राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे। माँ सुनाया करती थी। एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकल कर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेतरानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आ गया राजा निर्बंसिया का मुंह देखा। न जाने रोटी नसीब होगी या नहीं, न जाने कौन सी विपत्ति टूट पड़ी। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैर महल को लौट आए। मंत्री को हुक्म दिया कि उसकी मेहतरानी घर नाज से भर दे। और अब रात सी बस्तर राजा उसी क्षण जंगल की ओर चल पड़े। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूर्ण करने वाली है। रानी बहुत पछता रही है। वह फौरन ही राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई जहां वह टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली, यहाँ समानांतर कहानी चल रही है, ध्यान दीजिएगा। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारिन बनकर राजा के पास पहुंचती है। रात भर उसके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले ही सराय छोड़कर महल में लौट गई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चल दिए। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राज भर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर फैल गई। और उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात की मेह की तरह यह खबर बरस कर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फिर सुरही रुक गई। जमुना मुंशी जी ने अपने मिजाज लगाना छोड़ फिसफारित नेत्रों से ताकर खबर सुनी। बंसी किराने वाले ने कुइये से आधी रस्सी खींची, डोल मनकर पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी के मशीन के पहिए की हथेली से रगड़कर रोक कर सुना। ये थोड़ा ध्यान दे लेना इस पैराग्राफ को। हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मलगुनी कमीज की आस्तीन चढ़ाते हुए सुना। मतलब किस किस ने कैसे कैसे सुना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे और इस पैराग्राफ को देख लेना। और जगपति की बेवा चाची ने औरतों के जमघट में पड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया, आज 6 साल हो गए शादी को, न बाल न बच्चा। अब ध्यान देना, कितने साल हो गए? 6 साल। न जाने किसका पाप है इसके पेट में, किसका होगा सिवाय उस मुष्टंडे कंपाउंडर के। न जाने कहाँ से कुलच्छनी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली में तो पुश्तों से ऐसी मर्जाद रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तक नहीं देख पाती है। यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं तो उन्हें पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। यह कहते को तो उसका चेहरा तमतमाया और सब औरतें देवलोक की देवियों की तरह गंभीर बनी, अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबी धीरे धीरे खिसक गई। यहाँ पे उसकी बुराई हो रही है चंदा की। सुबह यह खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया, पर सुनी उसने भी आज ही थी। दिन भर वह तख्त पर कोने के और मुँह किए पड़ा है। न ठेके की लकड़ियां चिराई, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना ही गर गया। जब रात अच्छी तरह फैल गई तब वह हिंसक पशुओं की बातें, किस तरह? हिंसक पशुओं की बातें। उसने अपनी अंगुलियां चटकाई, मुट्ठी बांधकर बाहें की ओर देखा तो नसें तनी और बाहा में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूती कदमों से घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ सड़क
और सड़क खत्म हुई। गली आई पर गली के अंधेरे में घुसते ही सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई शक्ति सी नस पर हिम शीतल के होठ रखकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरे की हिकारत भरी कालिमा और भी भारी हो गई, जिसमें घुसते ही उसकी सांस रुक गई, उसकी घुट जाएगी। वह पीछे मुड़ा पर रुक गया। फिर कुछ संयत होकर वह चारों तरफ निशब्द कदमों से किसी तरह घर की भीतरी देहरी तक पहुंच गया। दाईं ओर, ध्यान दीजिए किस ओर, दाईं ओर रसोई वाली दहलीज में कुप्पी टिमटिमा रही। आपसे पूछ लेगा किस ओर, तो दाईं ओर। और चंदा अस्त व्यस्त दीवारों से सिर टिके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किए हुए था, आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा अदृश्य था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारित्व की प्रौढ़ता आज उसे दिखाई दे रही थी। ध्यान दीजिए, इस चंदा के चेहरे पर नारित्व की प्रौढ़ता आज उसे दिखाई दे रही थी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ खो गई, उसका छुतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया। फूला फूला सा मुंह जैसे टहनी से तोड़े फूल को पानी में डालकर ताजा किया गया हो, जिसकी पंखुड़ियों में टूटन की सुरमई रेखाएं पड़ गई हों, पर भीगने से भारीपन आ गया। उसने खुले पैर से उसकी निगाह तो सूजा लगा, एड़ियां भरी सूजी सी और नाखूनों के पास अजब सा सूखापन। जगपति का दिल एक बार महसूस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, पर अब हाथों से पूरा शरीर छू छू कर सारा कलुष पहुँच दे। उसे लगा अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर एक बार पवित्र कर ले और उसकी आंखों की गहराई झांक कर देवलोक के किसी साप बस निर्वासन खो तुम इधर आई। चंदा, यह साप तो अमीर था। तभी चंदा ने हड़पड़ाकर आंखें खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी हो गई है। अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत संयत सी उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो गया। वही कमरे की देहरी पर चौखट से सिर टिका लेगा बैठ गया। नजर कमरे पर गई तो लगा कि पराये स्वर यहाँ गूंज रहे हैं, जिनमें चंदा का भी है। एक तरफ घर के हर कोने से अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता आ रहा है। एक अजीब निस्तब्धता, असमंजस गति, पथभ्रष्ट शक्लें पर आकारहीन। खाना खा लेते हैं, चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा नहीं की थी। खाने तो बैठ गया, पर कोर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सदे शब्दों में क्या कहा, ध्यान दीजिएगा। कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे ही वह इस सूचना से परिचित था, बोला अच्छा। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाली थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। इसको कौन लेने आ रहा है? इसका भैया। ठीक है, जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया और वह वही घुटने मुंह दबाकर कातर सी फपक फपक कर रोने लगी। न उठ सकी न हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसने होठ फटके और क्रोध के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए वह फूट पड़ा। यह सब मुझे क्या दिखा रही है, बेशर्म बेगर्द। उस वक्त नहीं सोचा था जब तक मेरी लाश तले। तब तक की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा, लेकिन जब तक तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपटी पर आग सुलगता पड़ा और जगपति अपनी हथेली से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया। रात भर कुंडी चढ़ाई उसकी कालिक में गुड़ता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़कर अपने गांव चली गई। अब दूसरे दिन चंदा जो होती है वो अपने गांव चली जाती है अपने भाई के साथ। अब आगे देखिए। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता। किस पे? टाल पर। उसी बिराने में तालाब के बगल कब्र, बबूल और ताड़ के पड़ोस में पर मन मुर्दा हो गया। जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर रही थी कि चाहने पर भी वह जा नहीं पाता। हिकारत भरी नजरें सहता पर वहीं पड़ा रहता। काफी दिनों बाद जब नहीं रहा गया तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नजदीक के गांव लकड़ी काटने चला जाता। उसे लगा कि अब वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा जिसके आंख न कान न मन न इच्छा न और वह बाग में पहुंच गया जहाँ खरीदते पेड़ काटने थे। दो आरे वाले ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखकर कर्र कर्र आवाज शोर शुरू किया। दूसरे पेड़ पर अब यहाँ पे ध्यान दीजिए।
दूसरी पेड़ पे बन्ने और सकुरे, ये पात्र है, बन्ने और सकुरे भी इसमें पात्र है राजा निर्बंसिया में, कि कुल्हाड़ी बज रही है और गांव में दूर उस बाग में एक लयपूर्ण शोर शुरू हुआ। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती तो पूरा पेड़ थर्रा जाता। करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे कांप कांप उठता। चंदा ने कहा था, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज उधर चुकता हुआ? क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए जिसकी आंच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गए? अब सकुरे क्या कहता है? सकुरे, बाग से लगे दड़े पर से पेड़ ने आवाज लगाई। सकुरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाक लगाई, कोने के खेत से लीक मनी है, जरा मेड़ मार कर नंगा ला गाड़ी। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर दड़े पर आंखें गड़ाई। 2 भैंसा गाड़ियां लकड़ी के भरने के लिए आ पहुंची थी। सकुरे ने जगपति के पास आकर कहा, एक गाड़ी का भुर्त तो हो गया है, बल्कि 1.5 का। अब इस पतरिया पेड़ को न छांट दे। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए सकुरे ने इशारा किया था। किसने इशारा किया था? सकुरे ने। पेड़ की साख हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे यह तो हरा है, उसे भी छोड़ दो। हरा होने से क्या, उखड़ तो गया है, न फूल न फल। अब कौन इसमें फल फूल आएंगे? 4 दिन में पत्ती झुरा जाएगी। सकुरे ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्तादी अंदाज में कहा, जैसा ठीक समझो तुम। जगपति ने कहा और उठकर मेड़ पके हुए कुएं पर पानी पीने चला गया। जैसा ठीक समझो। अब देखो, दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हुई, शहर की ओर रवाना हो गई। जगपति को उसके साथ आना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदकर शहर की ओर चली जा रही थी और जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की ओर धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं की बस्ती घंटियों के साथ निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था। कई वर्ष बाद राजा प्रदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लाद कर अपने देश की ओर लौटे। माँ सुनाया करती थी, राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया। हर तरह कोशिश की पर पहिया न निकला। तब एक पंडित ने बताया कि सकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर उसमें छुपा दे तो पहिया निकल जाएगा। वही 2 बालक खेल रहे थे। कितने बालक खेल रहे थे? 2। उन्होंने यह सुना तो कूद कर पहुंचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश सकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करो। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर गए, सुपारी लाकर छुपा दी। क्या है इसमें? सुपारी का जिक्र है। फिर घर का रास्ता बताते आगे आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक दी। राजा को बड़ा अचरज हुआ कि हमारे ही महल में 2 बालक कहाँ से आए। भीतर पहुंचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई। पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि ये बालक उन्हीं राजकुमार के हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत दुखी हुई। गाड़ियां जब टाल पर लगी और जगपति तख्त पर हाथ पैर ढीले करके बैठा तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी के पास आकर बताया कि अभी उसी दिन वसूली में तुम्हारे ससुराल के नज़दीक गांव में जाना है। तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, 15-20 दिन हुए। चंदा की लड़का हुआ है। लड़के हुए कितने दिन हो गए? 15-20 दिन। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोला, भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं। जगपति भैया देखो, समाज को बदलते देर नहीं लग रहा है। जगपति ने सुना तो पहले भी उसे गहरी नजरों में मुंशी जी को ताका, पर उसे तीर का निशाना ठीक नहीं खोज पाया। पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर है अंधेर दोनों है। अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरित्र है। सब बड़े बड़े हार गए। वह कहते कहते मुंशी रुक गए। पर कुछ तरह ऐसे है जैसे कोई बड़ी भेद भरी बात हो जिसे उसकी गोल होती हुई आंखें समझा देगी। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर महसूस सा मौन छाया रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज में बोले, सुन तो लिया होगा तुमने? हाँ, कहने को जगपति कह गया, पर उसे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बातों को बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाहक पूछा। तभी मुंशी जी उसकी ओर नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मधुसूदन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहे वो यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वह चंदा को बैठाने को तैयार है। जगपति की सांस गले में अटक कर रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी जड़ी थी। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे का शर्म लिहाज। ध्यान दीजिएगा,
अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा, हर तरफ तो कर्ज से दबाऊं, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से, किसके बल पर दुनिया संजोने की कोशिश करूं। कहते कहते वह अपने में खो गया। मुंशी जी वहीं बैठे हैं। अब रात जुग गई तो जगपति के साथ मुंशी जी भी उठे। उसने कंधे पर हार रखते हुए उसे गली तक लाए। अपनी कोठरी आने तक पीठ सहलाकर उसने छोड़ दिया। वह गर्दन झुकाए गली में अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबा चला आया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। पर कुछ ऐसा बोझ था जो न सोचने देता था और न समझने। जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी, आ गए सत्यानाशी कुलबोरन। उसने जरा नजर उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाइयां बैठक में जमा थी। चंदा की चर्चा हो रही थी यहाँ पर। वह चुपचाप निकल गया। कुछ दिनों बाद ताला खोला और बरोठे के अंधेरे में कुछ सूझ न पड़ा तो एकाएक वह उसी रात उसकी आंखों के सामने घूम गई। जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था, बेवा चाची वह जहर बुझ तीर आ गए निर्वंशिया अस्पताल से। और आज सत्यानाशी कुलबोरन और स्वयं उसका यह वाक्य जो चंदा को छेद गया था, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। और उसी रात की शिशु चंदा। उसको ये बात खटक गई थी ना। चंदा को लड़का हुआ और वह कुछ और जानती है, आदमी का बच्चा न जानती है, और भी कुछ जानती है। कंकड़ पत्थर वह नारी न बनती, बच्ची ही बनी रहती है। वह रात की शिशु चंदा। पर चंदा यह सब क्या करने जा रही है? उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप में धकेल दिया चंदा को। पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए था। आखिर क्या? पर जीते जी तो यह सब अच्छा नहीं है। वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है। हाँ, मुझे जलाने को। वह मुझे नीच समझती है, कायर नहीं। तो एक बार खबर तो लेती, बच्चा हुआ तो पता लगता। पर नहीं, वह उसका कौन है? कौन भी नहीं है। औलाद ही तो वह स्नेह की दूरी है जो ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, औलाद ही तो वह स्नेह की दूरी है जो आदमी औरत के पहिए की को साध कर तन के दलदल को पार ले जाती है। नहीं तो वह औरत वेश्या और हर आदमी वासना का कीड़ा है। तो क्या चंदा औरत नहीं? वह जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। यहाँ तक इम्पोर्टेंट है। वह बच्चा मेरा कोई नहीं है, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, फिर यहाँ रात के मोह का अंधेरे में उसे फूल से अंधेरों को देखता, निर्द्वंद सोई पलकों को निहारता, सांसों की धूल सी अछूती महक को समेट लेता। आज का अंधेरा, घर में तेल भी नहीं जो दिया जला ले। और फिर किसके लिए कौन जलाएगा? चंदा के लिए। तो उसे तो बेच दिया। सिवा चंदा की कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसका आधार को कोई कर्ज देता? कर्ज न मिलता तो यह सब कैसे चलता? काम पेड़ कहाँ से कटते? और तब सकूरे की वे शब्द कानों में गूंज गए, हरा होने से क्या उखड़ तो गया है? वह स्वयं को भी एक उखड़ा हुआ पेड़, न फल है न फूल है, सब व्यर्थ। यहाँ सकूरे की बातें उसके कानों में गूंज रही है। तो जो कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास न कर पाया। चंदा को चाहता रहा, उसके दिल में चाहता न जगा पाया, उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने को डांटता रहा, पर खुद लेता रहा। और आज वह दूसरे के घर बैठी रही है। उसे छोड़कर वह अकेला है। हर तरफ बोझ जिसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट रही है। और वह किसी तरह टटोल टटोल कर घर के भीतर पहुंच गया। रानी अपने कुल देवता के मंदिर पहुंची। माँ सुनाया करती है, अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। राजा देखते देखते कुल देवता प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपनी दैवी शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्म शिशुओं को बदल दिया। रानी की छातियों में दूध भराया और उसकी धार फूट पड़ी थी जो शिशुओं के मुंह में गिरने लगी। राजा को रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया था। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो, हे मेरे पुत्र हैं। और उस दिन राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया था। पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्यागा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जगपति ने क्या किया? अफीम और तेल पीकर वह मर गया। वेरी इंपॉर्टेंट। उसने क्या पिया? अफीम और तेल। क्योंकि चंदा के पास कोई देवी शक्ति नहीं थी, जगपति राजा नहीं था, बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। राजा ने दो बातें की। माँ सुनाती थी, एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया। ध्यान दीजिए क्या क्या किया उसने? मंदिर बनवाया। और दूसरे, राजा के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवा कर चालू किया। ये दो काम किए। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। जिससे राज भर में अपने अधिकार की उत्तराधिकारियों की खबर हो जाए। जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरे कानून के नाम। वेरी इंपॉर्टेंट।
अब देखो उसने क्या छोड़ा, लास्ट है। चंदा को उसने लिखा, अब चंदा को क्या लिखा, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर अभी चली आना, अभी 1-2 दिन में मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत पहले ही मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना। कानून को उसने लिखा है, किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी आदमी ने नहीं। मैं अब देखो ये तो चंदा के नाम लिख दिया, अब कानून के नाम क्या लिखता है, किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी आदमी ने नहीं। मैं जानता हूँ मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा, उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं, उन रुपयों के कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आ जाए। आग बच्चे से दिलवाई जाए, बस ये चाहता था कि आग चंदा के बच्चे से दिलवाई जाए। माँ जब कहानी समाप्त करती है तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ाते हैं। मेरी कहानी भी खत्म हो गई है। धन्यवाद।